तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये त्योहार बड़ी ही उत्सुकता से मनाया होगा। इसी के चलते मैं आपके लिए आज लंबी कहानियां लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। बाकी अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम आर्यन पटेल है और मैं नेपाल बिरगुंज का रहने वाला हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात दरअसल 3 साल पहले की है। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन मेरा वो दोस्त अपनी दुकान से आ रहा था। शाम का समय था, यही कुछ 6 बज रहे होंगे। मेरा दोस्त जिस रास्ते से आ रहा था तो ठीक उसी रास्ते पर रोड के किनारे पता नहीं कोई इंसान जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने मेरे दोस्त से सिगरेट मांगी तो मेरे दोस्त ने उससे कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन वो दोबारा मांगने लगा। तब भी मेरे दोस्त का वही जवाब था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार बार बार एक ही जिद कर रहा था कि मुझे सिगरेट दे। उसकी इसी हरकतों पर मेरे दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उसे गाली गलौज दे दी और उससे कहा कि मेरा पीछा मत करना वरना मैं अपने बड़े भैया से बोल दूंगा। मेरे दोस्त ने इतना बोला ही था कि वो अचानक कहीं गायब हो गया, लेकिन मेरा दोस्त अपने घर वापस आ गया था। घर पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग मिलकर घर पे टीवी देख रहे थे। उसने मुंह हाथ धोया और वो सबके साथ टीवी देखने लगा। उसे तो ये मालूम भी नहीं था कि आखिरकार वो बोल क्या रहा है। वो कुछ अजीब अजीब सी बातें बोलने लगा था। न जाने उसे क्या हुआ कि उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा सर बहुत भारी सा हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी इस बात पर उसकी माँ ने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम कर लो। इसके बाद मेरा दोस्त अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो अचानक से फिर अजीब अजीब सी बातें बोलने लगा और बोलते बोलते जमीन पर गिर पड़ा। कि तभी उसके भाई ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे उठ ही नहीं पा रहा था। उस वक्त उसका शरीर काफी भारी हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक से उसे होश आया तो वो अपने परिवार में सबको गलत गलत बातें बोलने लगा। उन बातों को बोलते बोलते वो लगातार एक बात और कह रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर बाकी घर वाले काफी ज्यादा डर गए और उससे पूछने लगे कि तुम हो कौन, तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन घर वालों के बार बार पूछने के बाद उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने इससे सिगरेट मांगी थी पर इसने मुझे नहीं दी और भी इसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। साथ ही ये भी कहा कि मैं अगर पीछे आया तो मैं तुम्हें अपने भैया से पिटवाऊंगा। बस तभी मैंने इसको पकड़ लिया और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद मेरे दोस्त के परिवार वाले काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन उनके मन में एक सवाल जरूर आया था कि हो सकता है कि शायद इस पर कोई हवा का असर है। बस यही सोचकर मेरे दोस्त के परिवार वालों ने कहा कि जाने दो, इसे छोड़ दो, अभी ये बच्चा है। लेकिन वो मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। बस एक ही बात कहे जा रहा था कि मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त के भाई ने कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ पर मेरे भाई को छोड़ दो। पर वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरे दोस्त के घर पर उसके बड़े पिताजी आए तो मेरा दोस्त अचानक से अपने बड़े पिताजी को देखकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके बड़े पिताजी नाटक करते थे जिसमें वो शंकर भगवान जी का रोल अदा करते थे और हर नवरात्रियों में कन्या पूजन भी करते थे। वो शंकर जी को बेहद दिल से मानते थे। पर ना जाने क्यों मेरा दोस्त जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि भगवान जी आ गए हैं। लेकिन उसके बड़े पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस बार बड़े पिताजी ने पूछा था। यकीनन उसका जवाब सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। उसने कहा कि मैं और मेरा छोटा भाई
हम दोनों रात के समय साइकिल से घर जा रहे थे कि तभी 4 लोगों ने मुझे और मेरे भाई को मारकर एक बोरे में डालकर फेंक दिया। तब से मैं और मेरा भाई उन्हीं 4 लोगों को ढूंढने लगे हैं। हमने 3 लोगों को तो ढूंढकर मार दिया था, लेकिन अभी एक बाकी बचा है और हम दोनों के दोनों उसे ही ढूंढ रहे थे कि तभी ये लड़का हमें रास्ते में दिखाई दिया और मैंने इससे सिगरेट मांगी तो इसने हमें नहीं दी, उल्टा गाली देने लगा। बस तभी मैंने इसे पकड़ लिया, पर अब मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब आप लोग मुझे और मेरे भाई को किसी भी तरह के मंत्रों से बांध कर नहीं रखेंगे। दोस्तों, तब जाकर कहीं मेरे दोस्त के घर वालों ने उसकी बात मान ली। इसके बाद मेरे दोस्त के घर वालों ने किसी पंडित जी को बुलाया और साथ ही घर का शुद्धिकरण भी करवाया। पूजा करने के बाद उन पंडित जी ने मेरे दोस्त को एक ताबीज भी दिया और कहा कि इसे 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी मत निकालना और 1 हफ्ता पूरा होते ही इसे किसी नदी में फेंक देना। दोस्तों, फिर क्या था, उसने जैसा जैसा बताया गया ठीक वैसा वैसा ही किया और ऊपर वाले की दुआ से आज वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आर्या पटेल की कहानी। इस कहानी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के एक छोटे से कस्बे में रहता हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरी दीदी के साथ घटी बेहद ही डरावनी दास्तान है। शायद आप लोगों को ये कहानी उतनी डरावनी ना लगे, लेकिन यकीन मानिएगा जब ये सब मेरी दीदी के साथ घटित हुआ तो उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था, क्योंकि ये सब उनके साथ पहली बार हुआ था। ये घटना आज से लगभग 3-4 साल पहले की है। मेरी दीदी लखनऊ में नौकरी करती थी। वो एक स्कूल में टीचर हैं। उस समय उनको वहां रुकने के लिए घर नहीं मिल रहा था और फिर उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उन्हें एक कमरा मिला जो कि काफी सस्ता भी था। तो उन्होंने उस घर के मालिक से उस घर में रहने के लिए फोन पर बातचीत की और डील फाइनल कर दी, जिसके बाद उस घर के मालिक ने उन्हें अगले दिन वहां पर आने के लिए बोल दिया था। और जब अगले दिन दीदी उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो वो जगह विकास नगर में थी। उस एरिया में बहुत सारे मंदिर थे और जिस घर में दीदी को रहना था वो घर काफी बड़ा था। वो मकान 2 मंजिला बना हुआ था। दीदी को दूसरे मंजिल पर ही रहना था क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में एक बुढ़िया रहती थी जिसकी उम्र लगभग 60 या 65 के आसपास होगी। साथ ही दोस्तों, जब वो मकान मालिक दीदी को दूसरे मंजिल पर ले जा रहा था तब वो बूढ़ी औरत दीदी को बड़े अजीब नजरों से देख रही थी। उस वक्त मेरी दीदी को थोड़ा अजीब सा लगा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऊपर वाला फ्लोर देखने में वाकई शानदार था। वहां पर एक बड़ा सा हॉल, एक कमरा और किचन। कहने का मतलब ये था कि इतने सस्ते दाम में उन्हें इतना अच्छा कमरा मिल गया था और इतना अच्छा कमरा रहने को मिलना उनके लिए किसी खुशी से कम नहीं था। लेकिन जब दीदी ने उस कमरे में अपना सामान रखा ही था कि तभी उनके पैरों में बहुत तेज की चोट लगी और तुरंत ही खून भी आने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी मरहम पट्टी खुद की और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। ये सब करने के बाद वो नहाने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में दोपहर हो गई। उन्होंने अपना लंच किया और फिर आराम करने लगी। दिन का समय था, जैसे तैसे बीत गया, पर रात होते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी के फुसफुसाने की या फिर कभी कभी किसी के कदमों की आहट। दीदी को लगा कि शायद उनका वहम होगा, इसीलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय अचानक उनके बालों को पकड़कर किसी ने पीछे की तरफ खींच दिया। दीदी एकदम घबरा चुकी थी। उन्होंने चिल्लाकर बोला कि कौन है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और ना ही किसी ने कोई जवाब दिया। पूरे कमरे में शांति बनी हुई थी और इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तब जाकर कहीं दीदी ने खाना खाया और चुपचाप सोने के लिए चली गई। उनको सोए हुए 2 या 3 घंटे ही बीते होंगे कि उनकी आंख किसी आवाज से सुनकर अचानक से खुल गई। दीदी ने उस आवाज पर ध्यान लगाया तो वो किसी के रोने की आवाज थी। दीदी तुरंत अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। आखिरकार वो आवाज
आ कहां से रही है। तब जाकर उन्होंने देखा कि वो आवाज किचन में से आ रही थी, और जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पर भी कोई नहीं था। इतना सब होने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी डर सकता था, इसीलिए मेरी दीदी भी बहुत ज्यादा डर गई, पर उन्होंने हिम्मत करी और जल्दी से भागकर सोने के लिए चली गई। सुबह होते ही दीदी ने फ्रेश होकर उन्होंने अपने बैग से भगवान जी की मूर्ति निकाली और हर रोज वहां अगरबत्ती जलाती और पूजा पाठ करती। अक्सर ऐसा हर कोई करता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद वो सीधा बाजार जाने के लिए बाहर आई, तो बाहर को आते समय उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। लेकिन एक बात अजीब थी, वो औरत इस बार भी फिर से वैसी ही अजीब नजरों से देख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ दीदी ने इस बार भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाजार चली गई। वहां जाकर उन्होंने कुछ जरूरी सामान लिया और वापस अपने फ्लैट में आ गई। रूम में आते ही उन्होंने देखा कि बाथरूम का नल अपने आप खुला हुआ था। ये सब देखकर उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई कि सुबह तो उन्होंने अच्छी तरह बंद किया था, लेकिन फिर भी ये अचानक कैसे चलने लगा। खैर, दीदी ने नल तो बंद कर दिया था, लेकिन मन में भी कुछ सवाल उठ रहे थे, और उन्होंने ये सब कुछ नजरअंदाज करके किचन में जाकर अपने लिए कुछ बनाने का ही सोचा। किचन में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि किचन का नल खुला था। दीदी और ज्यादा परेशान हो गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले बाथरूम का नल और अब किचन का नल, आखिर ये चल क्या रहा है। ये सब अपने आप कैसे खुल सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद मेरे से ही कोई गलती हुई होगी। उन्होंने चुपचाप अपना खाना बनाया और खाना खाने के बाद वो अपने रूम में चली गई। वहां पहुंचकर देखा तो उन्हें उनकी अलमारी खुली हुई मिली, जिसे देखकर दीदी अब बिल्कुल सोच में पड़ गई कि आखिरकार ये सब कैसे खुला रह गया। जबकि उन्होंने नहाने के बाद अलमारी में से कपड़े निकाले और खुद ही अलमारी को अच्छी तरह से बंद किया था। सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपना खाना खाया और वो सो गई। अब धीरे धीरे शाम का वक्त होने लगा था। वो उठकर अपने लिए चाय बना रही थी कि तभी कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। दीदी को थोड़ा डर लगा और वो जल्दी से घर से बाहर निकल गई, और तब तक अंदर नहीं गई जब तक ये सब चीजें नॉर्मल नहीं थी। हालांकि थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो गया। उन्हें लगा कि शायद पीछे से ही प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे रात के 9 बज चुके थे, तो ठीक जब वो किचन में खाना बना रही थी तो फिर से वही सब आवाजें उन्हें दोबारा सुनाई देने लगी, जैसे कभी किसी से बातें करने की आवाज या तो किसी के रोने की। ऐसा तकरीबन 10 दिनों तक चलता रहा। वो इन सब चीजों को इग्नोर करती रही। अब तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अब तो उन्होंने शाम के वक्त बाहर टहलने का भी मन बना लिया था, और अक्सर वो ऐसा करती भी थी। तो ठीक एक दिन शाम के वक्त वो बाहर टहलने के लिए निकली कि तभी वो बूढ़ी औरत उनको वैसे ही देख रही थी जैसे कि वो अब तक देखते आई थी। लेकिन इस बार दीदी से रहा नहीं गया। दीदी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप मुझे ऐसे क्यों देखते हो। दीदी ने एकदम से बड़ा सवाल कर दिया था, लेकिन वो औरत काफी देर तक शांत रहने के बाद बोली कि तुम यहाँ नई आई हो ना। दीदी ने कहा, जी मुझे 10 दिन ही हुए हैं। तब जाकर उस औरत ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे रह लेती हो। तो दीदी ने पूछा कि इसका क्या मतलब। तब जाकर उस औरत ने दोबारा कहा कि तुम्हें यहाँ अजीब नहीं लगता। दीदी ने पूछा कि आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। उस औरत ने कहा कि तुमसे पहले यहाँ कुछ लड़के रहने आए थे, पर वो लोग 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाए और तुमने यहाँ इतने दिन बिता दिए। तब जाकर दीदी ने पूछा यहाँ पर ऐसा क्या है, लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं बताया, बस अपना मोबाइल नंबर दिया और उससे कहा कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। वो औरत इतना कहकर सीधा अपने कमरे में चली गई। शायद वो भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। इसके बाद दीदी भी अपने कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि घर के सारे नल खुले हुए थे और लाइटें अपने आप जल बुझ रही थी। अलमारी के सारे कपड़े बाहर बिखरे हुए थे। ये सब देखकर दीदी ने चिल्लाकर पूछा कि कौन है, अगर कोई है तो सामने आओ। पर वहां पर कोई नहीं था। कहीं ना कहीं दीदी को उस औरत पर भी शक हो रहा था, लेकिन उनका शक वहीं पर टूट गया था
जब वो अपने कमरे से बाहर आई थी, क्योंकि तब तक सब कुछ सही सलामत था। तो उस औरत को कमरे के अंदर जाने का समय ही नहीं मिला, तो ये सारा सामान वो नहीं बिखेर सकती। कमरा एकदम शांत हो चुका था, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। अलमारी के बाहर बिखरे कपड़े भी दीदी ने अच्छी तरह समेट लिए थे, लेकिन सवाल कई थे। इसीलिए उन्होंने अपने भैया से बात की, जो कि दिल्ली में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा कि लोबान जलाओ। दीदी ने भी ठीक वैसा ही किया। वो दिन और रात हर वक्त ही लोबान जलाए रखती। वैसे दिन में तो कुछ नहीं होता था, लेकिन रात को जलने से वो सब चीजें और ज्यादा बढ़ गई। अब तो रात में भी कई बार किचन का रखा सामान नीचे गिर जाता था। कभी कभी तो कोई तेज आवाज में रोने लगता, लेकिन दीदी अपनी नींद का वहम समझकर इसे भूल जाती। उन्हें उस कमरे में आए अब 14 दिन बीत चुके थे। अब तो दीदी को भी लगने लगा था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। एक रात की बात है, जब दीदी आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप कर रही थी, तो अचानक से उन्हें 2 लड़कियां दिखाई दी, जिनका चेहरा बेहद डरावना था। उनके सर के बाल उनके चेहरे के आसपास बिखरे हुए थे। दीदी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाती हुई उस घर से बाहर आ गई कि तभी वो बूढ़ी औरत भी दीदी की चीख सुनकर बाहर आ गई और तुरंत पूछने लगी कि क्या हुआ। तब जाकर कहीं दीदी ने उन्हें सारी बात बताई। दीदी को इतना ज्यादा परेशान देखने के बाद उस औरत ने मुंह खोला और बताया कि यहाँ पर पिछले कई सालों से 2 लड़कियों की आत्माएं रहती हैं और जो भी यहाँ रहने आता है उन्हें यहाँ पर ये ऐसे ही परेशान करती हैं। कोई भी यहाँ 2-4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहली लड़की हो जिसने 15 दिन यहाँ पर बिता थी। मुझे भी यही लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वहाँ सच में कुछ ना कुछ तो है। मेरी सलाह मानो, तुम आज की रात मेरे रूम में ही सो जाओ। सुबह होते ही अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाना। दीदी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ना चाहते हुए भी उस औरत के साथ सोने का फैसला किया। हालांकि वो औरत बुरी नहीं थी, बल्कि उसके मन में भी कई सवाल थे जिसका जवाब वो लोगों से चाहती थी। इसीलिए जब भी कोई ऊपर रहने आता था तो वो उसे भी इसी तरह घूरते रहती थी। वो जानती थी कि ये भी कुछ ऐसा ही बोलेगा जैसा यहाँ पर आए लोगों का कहना होता था। दूसरी तरफ दीदी को बड़ी ही राहत मिली थी कि उन्होंने न जाने इतने दिन उस कमरे में कैसे निकाल दिए, पर अब बिल्कुल सब कुछ ठीक होने वाला था। उन्होंने अगले दिन ही उस कमरे को खाली कर दिया और सीधा मकान मालिक को फोन किया। काफी फोन करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। ठीक उसी समय दीदी को यह बात समझ आ गई कि बिना किसी जांच पड़ताल के कहीं भी रहने नहीं जाना चाहिए। पहले उस जगह के बारे में अच्छी तरह मालूम कर लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वैसे दोस्तों, मैं तो सोचता हूं कि अगर दीदी वहां से नहीं निकलती तो न जाने उनका क्या अंजाम होता। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ऋषभ कुमार की दीदी की कहानी। आखिर बहुत कुछ सहा उन्होंने। वो अंदर से काफी मजबूत इंसान थी। आखिरकार वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, इसीलिए इन सब चीजों को समझने में उन्हें काफी समय लगा। अब चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन जहां मन ना लगे वहां नहीं रहना चाहिए। बाकी चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मैं बोरावली का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, वो कहानी मेरे दोस्त की बड़ी बहन के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन की बात है। मेरे दोस्त की बहन दिन भर के सारे काम निपटाने के बाद नहा धोकर अपने बाल खुले छोड़ के अपने रूम में बैठी हुई थी। कुछ ही देर बाद उसका पति दोपहर का खाना खाने के लिए घर पर आया तो उसने बोला, चंदू, मुझे खाना दे दो। दरअसल उनकी पत्नी का नाम चंद्रकला था। तो ठीक उसकी पत्नी ने आदमी की आवाज में बोला, खाना उधर रखा है, खा ले। ये सुनकर उसके पति को थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसी आवाज। उसने पूछा कि तुम ऐसे मर्दों की आवाज में क्यों बोल रही हो। ऐसा बोलते हुए वो कमरे के अंदर जाने लगा कि अचानक चंद्रकला ने उसके सीने में एक जोर की लात मारी, जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर जा गिरा। और जैसे ही आवाज आई तो आसपास के सभी लोग घर के बाहर आ गए और उन्होंने उसे उठाया। सबने उससे यही पूछा कि क्या हुआ।
तभी चंद्रकला के पति ने सामने कमरे की ओर इशारा किया। जब सारे लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए थे। उन सब ने देखा कि चंद्रकला बालों को खोलकर गुर्रा रही थी। लेकिन वहीं उसी वक्त एरिया में भगवान जी का ध्यान करने वाली एक आंटी थी। उसने ये सब देखा तो कुछ मंत्र पढ़े और चंद्रकला के सर पर हाथ रखा। सर पर हाथ रखते ही चंद्रकला ने मर्द की आवाज में कहा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ चक्कर मारने आया था तो मुझे ये यहाँ मिली। मैंने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया है क्योंकि मुझे अपने बच्चों से मिलना है। उनको यहाँ पर बुलाओ, मैं किसी को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना कहकर उसने अपने घर का पता बताया और कहा कि अभी मेरा बड़ा बेटा घर पर ही होगा, जाओ उसे बुला कर लाओ। तब जाकर कुछ लोग वहां से गए और उसके बड़े बेटे को बुला लाए। उनके बड़े बेटे ने पूछा कि क्या हुआ बाबा, आपको क्या चाहिए? तो उसके बाबा जी ने कहा कि बेटा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। अब मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि आपको चाहिए क्या, इनको छोड़ दीजिए, ये सब गरीब लोग हैं, अपनी जगह पर आराम से रहते हैं। तब जाकर उन्होंने बोला कि मैं जाता हूं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो देसी मुर्गे और 5 बियर चाहिए। इतना कहने के बाद उन्होंने इन सब चीजों का इंतजाम किया और तो और पूरी 5 बियर पीने के बाद पेट भर चिकन भी खाया। तब जाकर कहीं वो चंद्रकला बेहोश हो गई और इसके बाद से भी किसी को भी उसने कोई तकलीफ नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी दिनेश की कहानी। इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी चौथी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरी माताजी की सहेली के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, बात यह है कि दरअसल मेरी माता की सहेली की सास उससे बहुत जलती थी, उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसकी सास ने उसे चाय में कुछ मिलाकर पिला दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, जैसे कि कभी उसे कोई भजन या गीत सुनाई देता या किसी की बारात के गाने सुनाई देते, तो कभी वो बेवजह नाचने लगती और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती। इस बीच अगर कोई उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता तो वो उसे जोरों से मारने लगती। एक बार की बात है, उसे कोई रोकने गया तो उस समय वो इतने गुस्से में थी कि उसने एक हाथ से ही सामने वाले की गर्दन पकड़कर उसे 1 फुट ऊंचा उठा दिया था। ये सब देखकर सभी लोग हैरान परेशान थे, क्योंकि वो औरत वैसे बहुत कमजोर थी, इसीलिए भी सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। एक दिन जब उसके घर वाले उसे किसी बाबा के पास ट्रैक्टर में बिठाकर ले गए तो मैं क्या बताऊं दोस्तों, गांव के 2 किलोमीटर निकलने के बाद वो इतनी जोरों से चिल्लाने लगी कि उसकी आवाज पूरे गांव तक को सुनाई थी। कैसे न कैसे करके उसे बाबा जी के पास पहुंचाया गया। बाबा ने उसे तुरंत अपने वश में किया और सब कुछ पूछ लिया। उसके अंदर से आवाज आई कि वो एक जिन्न है और उसे इसी की ही सांस दिल्ली से लेकर आई थी, इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसकी सांस ने चाय में डालकर इसको पिला दिया था, जिसकी वजह से ये जिन्न इसके शरीर के अंदर आ गया और तभी इसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन बाबा ने पूजा की और उसको शांत किया, साथ ही एक ताबीज भी दिया। उस दिन के बाद से वो इस तरह की हरकतें कम करने लगी। वैसे अब भी यही कहा जाता है कि अगर वो कोई तेज आवाज या कोई गीत सुन लेती है तो उसके अंदर का जिन्न जाग जाता है, जिसकी वजह से वो वही हरकत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये थी अरुण कुमार की कहानी। वैसे जिन्न के बारे में मैंने खूब सुना है, ये बड़े ही ताकतवर होते हैं। ये एक बार किसी को अपने वश में कर ले तो बड़ी ही मुश्किल से छोड़ते हैं। खैर, चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चार्ल्स गोम्स है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं और मेरी माँ यूएसए गए थे। मेरे पिताजी कैलिफोर्निया में काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम टॉम है
उसने मुझे नवाजो नेशन न्यू मैक्सिको पर चलते हैं कहा तो मैंने भी ठीक है कहा। हम दोनों कार से वहां गए थे। हम तकरीबन 4 दिन तक वहीं पर रुके थे। वहां टॉम का एक दोस्त भी रहता था। 4 दिन बीत जाने के बाद जब हम दोनों कार से वापस कैलिफोर्निया जा रहे थे तब हम दोनों कार में सीन पॉल के गाने सुन रहे थे। उस वक्त शाम के करीब 9:30 बज रहे थे। तब हमें अचानक ऐसा लगा कि हमारे पीछे कोई दौड़ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक अजीब सा दिखने वाला जिसका आधा शरीर इंसान जैसा और आधा कुत्ते जैसा था। हम दोनों ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गए। डर के कारण टॉम ने कार की स्पीड लगभग 100 की कर दी थी, लेकिन वो अजीब सा दिखने वाला जो कि हमारे पीछे दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने और टॉम ने देखा कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पलटकर नहीं देखा, बस हम अपनी गाड़ी चलाते रहे। फिर मैंने समय देखा तो टाइम ज्यादा हो गया था। तो टॉम ने कहा कि नवाजो नेशन के बॉर्डर पर एक होटल बना हुआ है, हम दोनों आज की रात वहीं रुक जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने भी कहा कि चल ठीक है। हम दोनों के दोनों उस होटल में जाकर उस रात रुके। लेकिन रात के समय उस होटल में करीबन 3 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आसपास घूम रहा हो। तब मैंने खिड़की से देखा तो वही था, वो एक स्किन वॉकर था। मैंने तुरंत टॉम को जगाया और उसे बताया कि वो देखो, वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। थोड़ी ही देर में वो स्किन वॉकर मुझे मेरी माँ की आवाज़ निकालकर बुलाने लगा। उस वक्त हम दोनों को ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन हो। फिर मैंने हिम्मत करके टॉम से कहा कि तुम कार में बैठकर स्टार्ट करो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। टॉम ने चुपचाप नीचे जाकर गाड़ी स्टार्ट की और ठीक मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गया। हम दोनों के दोनों तुरंत वहां से निकल गए। यकीनन हम बच गए थे। देखते ही देखते हम वहां से सीधा कैलिफोर्निया आ गए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी चार्ल्स गोम्स की कहानी जो कि उनके साथ मैक्सिको में घटी थी। हालांकि इन स्किन वॉकर का वजूद पहले बाहर ही ज्यादा पाया जाता था, तो हो सकता है कि उनकी एक झलक इन्होंने भी देख ली थी, जिसकी वजह से ये कहानी हमारे पास आ पहुंची। बाकी चलते हैं दोस्तों अपनी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अशफाक है। मैं राजस्थान झुंझुनू इलाके से रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 2017 की है। उन दिनों मुझे ड्राइविंग सीखने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि मुझे बचपन से ही गाड़ियाँ पसंद थी। मैं अक्सर सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मेरे पास भी एक गाड़ी होगी। लेकिन अब वो दिन आ चुका था, मेरे पास गाड़ी भी आ चुकी थी। तो मैं पहले ही ड्राइविंग सीख रहा था, वो भी अपने दोस्तों के साथ। हम 5 दोस्त थे। उस रात हम लोग रात के 4 बजे ड्राइविंग पर जा रहे थे। जब मैं रात के 4 बजे ड्राइविंग के लिए घर से निकला तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उस दोस्त का नाम रमेश शेख था। मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करके मैं अपने और 3 दोस्तों को लेने गया। जैसे ही मैं अपने दोस्तों के वहाँ पहुँचा तो मैंने तीनों को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि जल्दी आओ, मैं बस बाहर ही खड़ा हूँ। उन्होंने कहा हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जल्दी आओ। वो तीनों के 3 एक साथ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और सीधे गाड़ी में बैठ गए। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे एक फ़ोन आता है। वो मेरे ही दोस्त का था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि ये तीनों तो मेरे साथ ही हैं, पर ये फ़ोन कौन कर रहा होगा। इसके बाद मैंने फ़ोन उठाकर हेलो बोला तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि तू कहाँ पर है। मैंने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया था। मैं सोचने लगा था कि आखिरकार ये क्या था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही मेरे दोस्त के पास फ़ोन आता है। वो भी ये सब सुनकर एकदम हैरान हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। जैसे ही वो कुछ कह पाता मैंने उसे इशारा करके चुप रहने को कहा। वो तीनों अब भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मैं बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये तीनों कौन होंगे जो कि मेरे दोस्तों की शक्ल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरा तो पूरा चेहरा पसीने से भर गया था।
मैं साथ ही साथ मन में अल्लाह का नाम लेते जा रहा था। मेरा बगल वाला दोस्त तो डर के मारे बेहोश ही हो गया, लेकिन वो तीनों अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप बैठे हुए थे। साथ ही मेरे दोस्तों के लगातार मुझे फोन पे फोन आ रहे थे। मैंने किसी की भी कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने ज्यादा दूर ना जाते हुए गाड़ी अपने घर की तरफ ले ली और जहां से मैंने उन तीनों को गाड़ी में बैठाया था उन्हें वहीं पर उतार दिया था। वो तीनों गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि वो अचानक कहीं गायब हो गए। तब जाकर कहीं मैंने मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। पता नहीं वो कौन थे, पर वो जो भी थे वो सिर्फ मेरी गाड़ी में बैठे रहे और हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश की तो वो होश में तो आ गया, पर उसका शरीर तप रहा था और कहने लगा कि या अल्लाह हमें बचा ले। तब मैंने उससे कहा कि भाई हम ठीक हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। तब जाकर मैंने अपने उन तीनों दोस्तों को फोन किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो आए ही नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें एक एक कर सारी बात बताई तो वो उल्टा मुझसे कहने लगे कि अरे ये क्या मजाक है। इसके कुछ दिन बाद हम सभी रमीज के घर गए तो पाया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। वहां पहुंचकर वो हम सबसे कहने लगा कि उस रात तो हम बाल बाल बचे। हमारा डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को ड्राइव नहीं करता हूं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अशफाक की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी आज की कहानियां जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मिलता हूं आपको इसी तरह की कुछ रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।